तो ये जो 5000 है इस शॉप की, इस वाली शॉप की 5000 क्या हो गई है, ये हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है। इसी से पता लगता है कि जो शेयर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पीई में देखते हैं वो क्या है, अगर पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू इज इक्वल टू, हे गाइस दिस इज स्टॉक प्रीडिएटर और आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आज का टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोगों की वेल्थ से भी रिलेट करेगा, क्योंकि आप लोग जैसे लोगों से पूछते रहते हो कि भाई मुझे कुछ ऐसा स्टॉक बता दो जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या नहीं करें, क्योंकि आप खुद से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर सकते हो और देख सकते हो कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, उसे हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज के जो की पॉइंट्स है जो फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। 10 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे कि इनका क्या क्या यूज होता है और इनके थ्रू हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। चलिए, इसके अब ऐसे 10 की पॉइंट्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, तो जिसका पहला पॉइंट रहेगा वो है मार्केट कैप। ठीक है, दूसरा रहेगा पीई, तीसरा रहेगा पीबी, फोर्थ रहेगा इंडस्ट्री पीई, फिफ्थ रहेगा डीई, सिक्स्थ है आरओई, सेवंथ है ईपीएस, एट्थ रहेगा गाइस डिविडेंड यील्ड और नाइन्थ रहेगा इसका बुक वैल्यू और 10th रहेगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये 10 की पॉइंट्स है जो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने में हेल्पफुल होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे क्या होते हैं, ये कैसे यूजफुल होते हैं। एक पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ये मार्केट कैप, पीवी रेशो। तो इन्हीं के थ्रू हम अपने पोर्टफोलियो में जब हम किसी भी स्टॉक को ऐड करते हैं तो इन्हीं सब चीजों को देखते हैं, इन्हीं 10 की पॉइंट्स को देखते हैं। और अगर ये 10 की पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सही रहते हैं, तो हम उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये डिस्कशन करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट कैपिटल के उससे। तो पहला पॉइंट है गाइस मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या देखते हैं हम इसमें, ये एक्चुअल में है क्या चीज वो देखते हैं। अब मार्केट कैप क्या होती है गाइस, मार्केट कैप का मतलब है किसी कंपनी, मतलब एबीसीडी कोई कंपनी है, ठीक है, एबीसी कोई कंपनी है, इसकी करंट में जो वैल्यू चल रही है वो होती है मार्केट कैप। अगर आपको एबीसी कंपनी की सभी ऑल शेयर्स, ठीक है, ऑल शेयर्स को बाय करना है तो करंट प्राइस पे जो भी उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस चल रहा है वो करंट प्राइस पे, ठीक है, जितने भी शेयर हैं उन सभी का मल्टीप्लाई, मतलब आपको 100 शेयर खरीदने और करंट प्राइस चल रहा है 500, तो कितना हो गया ये 50,000। तो ये जो 50,000 है ये क्या है, ये है मार्केट कैप, उस कंपनी की टोटल वैल्यू। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एक शॉप है, उसके 10 अलग अलग पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट की कीमत कितनी है, 500 पार्ट ईच। ठीक है, और आपको ये 10 के 10 पार्ट्स खरीदने हैं। ठीक है गाइस, आपको ये 10 के 10 पार्ट्स खरीदने हैं, तो इन 10 के 10 पार्ट्स खरीदने की जो कीमत आएगी वो क्या आएगी, 500 पर है इनटू में 10, कितना हुआ 5000। ठीक है, तो ये जो 5000 है इस शॉप की, इस वाली शॉप की 5000 क्या हो गई है, ये हो गई है मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये किसी भी कंपनी की है, मतलब एबीसीडी कंपनी है, रिलायंस है, एसबीआई है, या फिर किसी की भी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो करंट प्राइस से, जो भी प्राइस निकल के आएगा वो होगी उसकी मार्केट
कैपिटलाइजेशन। और ये चीज आप कहां देख सकते हो, एनएससी बीएससी पे आपको इजीली मिल सकती है। कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी बांटी हुई है। 3 कैटेगरी कौन सी है? पहली है लार्ज कैप, ठीक है, सेकंड है मिड कैप, थर्ड है स्मॉल कैप। अब ये क्या है? जो कंपनी 5000 सीआर से कम है, ठीक है, नीचे है, वो क्या है? वो है स्मॉल कैप। जो कंपनी 5000 से 20,000 सीआर की है, इसके बीच की है, वो क्या है? वो है मिड कैप। और 20,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनी है उसको बोलेंगे हम लार्ज कैप। ये आपको क्लियर हुआ होगा लार्ज कैप कौन सा होता है, मिड कैप कौन सा होता है और स्मॉल कैप कौन सा होता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड पॉइंट था पीई। पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये है क्या? पीई से ही आपको पता लगता है कि आपको अगर किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उसमें आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं जिससे आप 1 रुपया कमा सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है। इसी से पता लगता है कि जो शेयर है वो क्या है, वो सस्ता है या फिर महंगा है। ठीक है, ये किससे पता लगता है? ये पता लगता है पीई से। ओके गाइस, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक शॉप है, एग्जांपल है इसका, एक शॉप है, ठीक है, जो 1 साल में 1 ईयर में कितने रुपए अर्न करती है? 1 लाख रुपीस। अब आपको अगर इस शॉप को खरीदना है, आप इस शॉप को खरीदने के लिए क्या कर रहे हो? इसमें 10 लाख रुपए डाल रहे हो। मतलब अपने 10 साल की कमाई, मतलब 10 लाख रुपए में आप इस कंपनी को या फिर इस शॉप को खरीद रहे हो। मतलब इसका जो पीई रेशो हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ 10। कैसे? आप ये हर साल आपको कितने रुपए दे रही है? 1 लाख रुपए कमा के दे रही है। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए ये कितने साल में कंप्लीट होंगे? ये होंगे आपके 10 ईयर में। ठीक है, तो इसका जो पीई रेशो होगा वो क्या होगा? वो होगा 10। और जो इसका फॉर्मूला होगा पी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पी निकालने का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस बटे में ईपीएस। ईपीएस क्या है ये डिस्कशन करेंगे आगे। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये अभी आगे डिस्कशन करेंगे ये होता क्या है क्या नहीं होता है। ये पी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, करंट शेयर प्राइस बटे में ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पी में देखते हैं वो क्या है, मैं टेबल के थ्रू एक बार आपको डिस्कशन करता हूं इसके बारे में। अब ये पी सही है, इस पी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बताता हूं। अगर पी 10 से नीचे है तो शेयर क्या है? वो शेयर है अंडर वैल्यूड। ठीक है, एक्शन क्या करना चाहिए हमें? स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, अगर पी रेशो 10 से नीचे है तो वो क्या है? वो अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ता शेयर है वो, उस पर हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? उस पर एक्शन लेना चाहिए हमें, वो बाय करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर पी की रेंज 10 से 15 के बीच में है तो क्या है? वो फेयर वैल्यू है, उसमें गुड फॉर एंट्री। ठीक है, अगर जो पी की जो रेशियो है वो 10 से 15 के बीच में है तो वो क्या है? फेयर वैल्यू है वो, उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तीसरा क्या है? अगर वो 15 से 20 के बीच में है, मतलब क्या है? प्रीमियम है, उसमें क्या करो? थोड़ी रिसर्च करो आप बाय करने के लिए, क्या है, किससे, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या ग्रोथ है, ये उसमें आप थोड़ी रिसर्च करो। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है 25 से 40 के बीच में, बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वहां पर अलर्ट हो जाओ, कोजन है, सावधानी बरतो अपनी वहां पर, मतलब बाय करने से पहले वहां पर देख लो पी रेशो अगर 25 से 40 के बीच में है वो क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और अगर 40 से ज्यादा है, अब वो है 40 से ज्यादा पी रेशो, तो उसमें क्या करना आपको? ये है वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ये है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इसमें क्या करोगे आप? इसमें अवॉइड दिस शेयर। अगर किसी भी कंपनी का पी रेशो क्या है? 40 से अबव है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उस शेयर को आप क्या करो? अवॉइड करो, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करोगे। ठीक है, तो पी रेशो का खेल समझे आप, क्या पी रेशो है, कौन सा जो रेंज है पी रेशो की वो हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, तो थर्ड बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है गाइस पीबी, मतलब प्राइस टू बुक रेशो। गाइस
पीवी का मतलब क्या है, प्राइस टू बुक रेशो, मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जिस भी कंपनी के आप शेयर ले रहे हो, एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जो पैसा दे रहे हो वो ज्यादा दे रहे हो या फिर कम दे रहे हो, ये पता लगता है बुक वैल्यू से। अगर पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, पीवी इज इक्वल टू में 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जो आप शेयर खरीद रहे हो वो उस कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। अगर पीवी आपका 1 है तो उसका मतलब है जिस शेयर को आप खरीद रहे हो, जो भी शेयर है, उस शेयर की जो वैल्यू है वो ओके है, ठीक है गाइस। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लो एबीसी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के पास जो उसकी बुक वैल्यू की एसेट्स हैं, जो असेट्स हैं वो कितनी है, वो है 600 रुपए, और जो उस पे कर्जा है वो कर्जा कितना है, वो कर्जा है 0, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई, बुक वैल्यू हुई 600 रुपए, ठीक है गाइस। उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई, उसकी बुक वैल्यू हुई 600, और उस शेयर का प्राइस चल रहा है 1080, ठीक है। तो जो पीवी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, पीवी इक्वल टू में 1080 डिवाइड बाय 600, ठीक है। तो इसका क्या निकला, ये 1:2 में 1.80, इसकी पीवी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.80, ठीक है गाइस। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू में करंट शेयर प्राइस डिवाइड में बुक वैल्यू, ठीक है। और बुक वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, बुक वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे हम असेट्स माइनस डेब्ट, जो भी कर्जा है उस पे, और डिवाइड बाय टोटल शेयर, ये हमारा क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी हमारी बुक वैल्यू, ठीक है। अब मैं एक बार समझाता हूं आपको कि किसी भी कंपनी की अगर बुक वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, कितना हमारे लिए वो एक्यूरेट रहेगी, या कितने बुक वैल्यू पे हमें वो अवॉइड करना है। अगर बुक वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, अगर बुक वैल्यू 1 से कम है तो शेयर क्या है, शेयर बुक वैल्यू से क्या है, सस्ता है, ठीक है, सस्ता है, अंडर वैल्यू। उसमें क्या करना चाहिए हमें, पॉसिबिलिटी उसमें हो जाएगी किसकी, बाय की, स्ट्रॉन्ग बाय की, ठीक है। दूसरा 1 से 2 की रेंज, मतलब फेयर प्रीमियम है, ठीक है गाइस, फेयर प्रीमियम है, सही है, बाय करने के लिए अच्छा है ये। तीसरा है 2 से 3, मतलब मॉडरेट है, मॉडरेट प्रीमियम है, मतलब एक्सेप्टेबल है, ठीक है गाइस। फोर्थ है 3 से ज्यादा, मतलब क्या है, हाई प्रीमियम, हाई प्रीमियम है, मतलब सिर्फ क्या है, अगर हाई ग्रोथ है, हाई ग्रोथ को जस्टिफाई करता है वो, अगर उसका जो पीवी रेशियो है वो अगर 3 से ज्यादा है तो मतलब क्या है, वो हाई प्रीमियम पे है, ठीक है। और फिफ्थ है अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव बुक वैल्यू, इसको क्या करो, अवॉइड करो, इसको क्या करोगे, इसको अवॉइड करोगे, बहुत डेंजरस है, रहने दो, इसको छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। जो पीवी है ये बैंकिंग वाले शेयर्स के लिए, और भी जो स्टॉक है बैंकिंग के, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, मतलब जो भी बैंक के स्टॉक हैं उनमें ये पीवी नहीं होती। रीजन क्या है, पीवी का मतलब क्या है, जो कोई कंपनी होती है वो कंपनी अपने काम को चलाने के लिए क्या करती है, डेट्स लेती है, मतलब कर्जा लेती है, ठीक है। लेकिन बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपके पैसे को डिपॉजिट करते हैं और वो कर्जा देते हैं, ठीक है, वो कर्जा देते हैं, लेते नहीं है वो। तो ये इनका सिनेरियो अलग हो जाएगा बैंकिंग वालों का, और जो नॉर्मल जो कंपनियां हैं, मतलब जो भी अलग कंपनियां हैं उनका सिनेरियो अलग है। तो उसमें पीवी रेशियो काउंट करेंगे, और बैंकिंग वाले में क्या करेंगे, बैंकिंग वाले में करेंगे एनपी को काउंट। बैंकिंग में एनपी होता है और इनमें पीवी रेशियो रहेगी आपकी, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, ये दोनों चीजें अलग है, बैंकिंग वाले अलग है और ये जो नॉर्मल है वो अलग है, क्योंकि ये कर्जा लेते हैं और वो कर्जा देते हैं, उनमें एनपीए होता है और इनमें पीवी होता है, ठीक है गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट कवर करते हैं, फोर्थ पॉइंट है गाइस आईएनडी, मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पी रेशियो, ठीक है गाइस। इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करते हैं कि क्या होता है, जैसे सेक्टर की सभी कंपनी, ठीक है, ऑल कंपनीज का पी रेशियो क्या होता है, सेट होता है,
ठीक है, सेट होता है। जितनी भी उस सेक्टर की कंपनियां हैं उनका पी रेशो क्या है, उनका पी रेशो सेट होता है। तो इससे ये पता लगता है कि उस पूरी इंडस्ट्री का पी रेशो कितना होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री पी रेशो का मतलब ये है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक क्लासरूम है, उसका एवरेज मार्क क्या है, उसकी एवरेज मार्किंग है 65। ठीक है, तो अब इस क्लासरूम को आप मानना इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, उसका क्या है, एवरेज मार्किंग क्या है, उसकी एवरेज मार्किंग है 65 रुपए। अब अगर इस क्लासरूम में किसी स्टूडेंट के, अगर किसी एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं 75, ठीक है, तो इस एवरेज से क्या है, वो इस एवरेज से ज्यादा है। ओके, ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, वो मतलब उस सेक्टर की वो कंपनी, मान लो एफएमसीजी है, एफएमसीजी का जो एवरेज पी रेशियो है वो कितना है, वो है 65। और अगर इसमें नेस्ले, ठीक है, नेस्ले के अगर पी रेशियो हो जाता है 75, तो इसका मतलब क्या है, वो नेस्ले, वो कंपनी उस इंडस्ट्री रेशियो से, उससे क्या है, महंगी है वो। ठीक है, अब वहीं अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसकी मार्किंग कितनी आई है, उसकी मार्किंग आई है 55, मतलब क्या है, वो उससे जो एवरेज थी 65 उससे कम आई है। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का रेशियो कितना था 65, और जो उस इंडस्ट्री की कोई अलग कंपनी है, जैसे मान लो डाबर है, डाबर का पी रेशियो है 55, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल पी रेशियो से सस्ती है। क्लियर हुआ, पी रेशियो इंडस्ट्री और जो नॉर्मल कंपनी है उससे रिलेट कैसे होगा, अगर पूरी इंडस्ट्री का रेशियो 55 है और अगर उस 55 से कम आता है, ठीक है, उस 55 से कम आता है किसी कंपनी का रेशियो, मतलब वो पूरी इंडस्ट्रियल में वो कंपनी क्या है, सस्ती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला है इंडस्ट्री पी रेशियो इक्वल टू में ऑल कंपनीज पी रेशियो इन सेक्टर, ठीक है, उसी सेक्टर का डिवाइड में नंबर्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, इंडस्ट्री पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑल कंपनीज पी रेशियो इन सेक्टर, मतलब उस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उनका रेशियो डिवाइड में नंबर ऑफ कंपनी। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा हमारा इंडस्ट्री पी रेशियो। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है डी, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या होता है बताता हूं मैं आपको। कंपनी के पास जो भी एसेट्स है, ठीक है, कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स में बहुत कुछ आ जाता है, ध्यान रखना, कंपनी के पास ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स के मुकाबले कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, मतलब कितना कर्जा ले रखा है। ठीक है, जो भी कोई कंपनी के, मतलब कंपनी है, उस कंपनी के पास जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स के मुकाबले उसने कितना कर्जा ले रखा है, ये बताता है क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक घर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है उसकी 50 लाख रुपए, और उस वैल्यू पे आपने डेट्स कितना ले रखा है, डेट ले रखा है 30 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसमें 50 लाख की वैल्यू, उसमें आपने डेट्स ले रखा है 30 का, इसका जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0.6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी एसेट्स का 60% क्या ले रखा है, डेट ले रखा है, मतलब आपने जो भी आपकी कंपनी की एसेट्स हैं उसका 60% आपने कर्जा उठा रखा है उस कंपनी में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा टोटल डेट डिवाइड में नेटवर्थ। ठीक है, या फिर शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, तो गाइस ये थे फंडामेंटल के 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको यहां पर क्लियर करे हैं। अगर आपको यहां तक ये 5 पॉइंट समझ में आए हैं और आगे के जो 5 पॉइंट रहते हैं वो अगर आपको और समझने हैं या जानने हैं तो पार्ट 2 कमेंट कर देना, मैं बचे हुए 5 पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये 10 के 10 पॉइंट क्लियर होने के बाद आपको किसी भी सिंगल पर्सन से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 पॉइंट जब क्लियर हो जाएंगे आपको, आप खुद से किसी भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हो और पता कर सकते हो किसी भी कंपनी का पी रेशियो, कैपिटलाइजेशन, डेट्स वगैरह जो भी हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, और खुद से अपनी एनालिसिस कर सकते हो और खुद से अपने पोर्टफोलियो को, अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस अगर यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।
ठीक है गाइस। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ भी बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू।